Hello friends, I am Vinod Chorsia, your friend, your philosopher, your guide, your mentors, जो भी आप समझे। मुझे कई लोग फोन लगाते हैं, कई व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, कई मेल्स आते हैं। उसमें एक ही सवाल रहता है कि सर हम थोड़ी सी सफलता से चूक गए। जब मैं यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में देखता हूं, कई बच्चे मेहनत भी करते रहते हैं मगर गलत दिशा में करते हैं और 80% मेहनत पर जाके वे विफल हो जाते हैं। वो 20% 10% जो मेहनत रहती है वो उनकी पूरी सफलता को नष्ट कर देती है। तो हम ऐसी तैयारी कैसे करें? क्योंकि आज का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि जिन लोगों ने अभी लॉ में एडमिशन लिया है या जो लॉ में अभी पढ़ रहे हैं या कि किसी सेमेस्टर तक वो पहुंचे हैं या वो एलएलबी के साथ सिविल जज की तैयारी कैसे करें, एडीपीओ एपीपी की तैयारी कैसे करें, लीगल सर्विसेज हो सकती है या आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम दे सकते हैं। तो हमें तैयारी कैसे करना है? तो हमें एक ही तैयारी करना है जिससे ये सारी एग्जाम हम क्लियर कर सके, जो भी हमारा टारगेट हो। क्योंकि सिलेबस थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलता है, इस यूनिवर्सिटी में अलग है या इस स्टेट की सीजे में अलग है, और हमारा जो कानून है पूरे भारत में एक जैसा चलता है, कहीं कहीं पर जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो जब लॉ एक है, कानून एक है, सिलेबस एक है, तो फिर इतनी तकलीफें क्यों? उसका एक मेन कारण है क्योंकि हमारी जो लॉ की लैंग्वेज है वो थोड़ी अलग है। क्योंकि जो नए पाठ्यक्रम में जो एडमिशन लेके आए हैं बच्चे, उन्हें मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि जब हम मैथमेटिक्स से आए हैं, कॉमर्स से आए हैं, साइंस से आए हैं, बीए ले रखा है, लॉ में तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन आए हैं, तो आपकी लैंग्वेजेस अलग थी। आपने 11th 12th और आफ्टर 3 years मतलब 5 years आपने कुछ अलग ही कोर्स करा और लॉ एकदम डिफरेंट कोर्स आया। तो आप क्या करेंगे? सीए सीएस वाले स्टूडेंट्स के अंदर जो सिलेबस रहता है, भले वो आप टॉपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ले लें, कॉन्ट्रैक्ट ले लें, थोड़ा सा अलग रहता है। कुछ पीएससी वाले स्टूडेंट भी आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आते हैं, उनको भी लगता है कि हम लॉ को हमारा जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके चले साथ में, मगर लॉ को रटने की कोशिश आप कभी ना करें। लॉ रट के कभी नहीं होगा, लॉ को समझें। अगर आप लॉ को समझ के पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी होगी, बहुत अच्छे से आपकी लाइफ जो है आगे चलेगी। और मैं चाहता हूं कि एक ही बार अच्छे से तैयारी करें जिससे हमें आगे बार बार पढ़ना ना पड़े। क्योंकि होता क्या है, एलएलबी में हमने पढ़े 5 क्वेश्चन, जैसे तैसे पास हो गए, कोर्ट में गए तो वहां पे हमें वकालत करने में दिक्कत आ रही क्योंकि नॉलेज नहीं है। सिविल जज पढ़ने गए, फिर से वही सिलेबस पढ़ो, प्री पढ़ा है, फिर मेंस के लिए अलग से कहीं क्लास लो, मेंस को लिखना सीखो। मेंस तो आप एलएलबी में सीख गए, जब आप क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं वही तो मेंस है आपका। सिविल जज के आप मेंस उठा के देख लीजिए, वही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपने एलएलबी में पढ़े। तो फिर प्री के बाद मेंस की तैयारी, सिर्फ जजमेंट सीखना रहता है, तो ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग भी आपकी पूरी तैयार रहती है, तो आपको जजमेंट के लिए भी कुछ अलग नहीं सीखना पड़ता है। तो आप कोई सी भी क्लास में हैं, भले आप एलएलबी के न्यू स्टूडेंट हैं, किसी सेमेस्टर में हैं, या सिविल जज की एग्जाम दे रहे हैं, या आप और भी कोई सी अदर लीगल तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आज एक छोटा सा एक वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाया है जिसमें हम एलएलबी के साथ ही सिविल जज की तैयारी कैसे करें। और देखिए, ये कोई जादू वादू नहीं है, अभी आप खुद इसमें देखेंगे इसे बोर्ड पे कि मैं आपको एक सीक्वेंस से पढ़ने का तरीका समझाऊंगा, ट्रिक से समझाऊंगा, पूरा नहीं रटना। हम 15 से 18 पेजेस 5 मिनट में कैसे याद करेंगे, विथ सेक्शन, विथ पनिशमेंट, विथ केसेस, और उसके जितने भी एसेंशियल्स वे भी डेफिनेशंस, आपकी पेनल्टी क्लास, आप सब रटेंगे। क्योंकि अगर आप कॉपी में से क्वेश्चन लिख के आते हैं, पेनल्टी क्लास में लिखते, नंबर कम मिलेंगे। तो नंबर हम एक्स्ट्रा कैसे लेके आए, हम ज्यादा नंबर कैसे लेके आए, ये मैं सबसे लास्ट में समझाऊंगा। जो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट है वे आखिरी तक इस वीडियो को देखिए, मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा कि आप परसेंटेज कैसे हाई लाएंगे। क्योंकि मैं भी थ्रो टॉपर रहा हूं यूनिवर्सिटी का, और मैं भी चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स भी सारे टॉपर्स रहते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहते हैं, तो आप भी सब टॉपर्स रहें और अपने अपने मुकाम को प्राप्त करें, लक्ष्य को प्राप्त करें। तो हम बहुत सिंपल सी एक चीज लेंगे, आप जनरल एक टॉपिक से हम इसकी शुरुआत करना चाहेंगे। तो आप इसे आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा, और मैं चाहूंगा कि इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और इसको जो है आप एक आइकॉन बटन आता है बेल आइकॉन का, तो उसे भी आप जो है प्रेस करें, जिससे हमारी जो भी आपकी हमारे द्वारा जो भी नई
वीडियोस अपलोड की जाएगी लॉ की, वो आप तक पहुंच जाएगी न्यू वीडियोस, तो जो आपके काम में आएगी, आपके सपोर्ट में रहेगी। और हम एक ही ट्रिक से सारी चीजें पढ़ना सिखाएंगे। और एलएलबी के स्टूडेंट खासकर मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप इसे फॉलो करें, पढ़े। मार्गदर्शन अगर लेना हो तो मैं आपको अपना नंबर भी दे रहा हूं इस पे, तो आप इस पे हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप पे, हमारी जो है वेबसाइट से आप उस पे अटैच हो सकते हैं और आप इसके माध्यम से निशुल्क मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और इसी के साथ आगे तैयारी भी कर सकते हैं। तो आप आखिरी तक देखिएगा और आपके कॉलेजेस, स्कूल और बैचेस में भी इस वीडियो को आप वायरल करिए, फैलाइए, जिससे लॉ की जो भ्रांतनाएं और भ्रामकता भरी हुई है, जो एक रट्टाफिकेशन वाला रट्टू तोते जैसे कितने सेक्शन रटना है, कैसे से रटना है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज 5 मिनट में आप पूरे बैरेट के 18 पेजेस भी करेंगे और उसके बाद आप समझेंगे, मैथ्स भी लिखेंगे और आप देखेंगे मैं 10 स्टेट के आपको क्वेश्चन आंसर मतलब सॉल्व कराऊंगा और आप सिविल जज के क्वेश्चन आंसर भी अभी हाल हल करेंगे। मतलब आप लॉ भी पढ़े हैं, मैथ्स भी दे रहे हैं और सिविल जज का मैथ्स भी अभी कर रहे हैं। लोग काफी हंसते हैं जब मैं कहता हूं कि मैं एलएलबी के साथ सिविल जज की तैयारी भी करवा देता हूं, तो बड़ा आश्चर्य होता है जिनको पढ़ना नहीं आता एलएलबी, लैंग्वेज चेंज, और आप कैसे पढ़ा देते हैं। होता है, मैं आपको एक थोड़ा सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा कि जब इंग्लिश में से 100 में से आप 100 मार्क्स लाते हैं तो यही वाली चीज मैथमेटिक्स में भी होती है, वहां पर आप 100 में से 100 ला सकते हैं। तो मेरे नंबर कम क्यों आ रहे हैं, ये मेरा भी एक सवाल था कि हमारे नंबर इसमें कम क्यों आ रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, तो मैं बताना चाहूंगा कि मैंने सुभाष चंद्र बोस की एक जो है कहानी पढ़ी थी और उसके अंदर मैंने कुछ देखा था कि आईएएस की जब एग्जाम होती थी तो 4 अंक 4 कॉपी चेकर जो थे, एक एक अंक अपनी तरफ से उस समय पे देते थे। तो सुभाष चंद्र बोस को चारों चेकर ने एक एक नंबर प्लस में दिया था और वो 1+1 होते होते 104 नंबर हुए थे, ये मैंने कहीं पर सुना था। तो फिर मैंने भी ठाना कि मैं 100 में से 100 नंबर क्यों नहीं ला पाऊंगा। तो ये है कि जब तक हम आगे का नहीं सोचेंगे तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे। तो मैं भी जब पढ़ा तो मैं भी 100 में से 100 तो नहीं ला पाया, मैं 95 का लक्ष्य तो मैंने भी आखिरकार हासिल करा था। मैं भी इतने नंबर लेके आया, मैं भी थर्ड टॉपर है, मेरे स्टूडेंट भी टॉपर्स है। तो वो इसी फंडे पे आगे जाते हैं और फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट सिविल जज के बच्चों को टक्कर देने के लायक बन जाता है। तो आप आज इसे फॉलो करेंगे। मैं आपको आज एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, वहां से हम इस वीडियो को आज शुरू करेंगे। हम लॉ से समझेंगे इसको। लॉ में एलएलबी में 28 सब्जेक्ट होंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग रहता है। हम इस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में क्या रहेगा और हम कैसे चलेंगे। तो हम 28 जो सब्जेक्ट है उसकी बात करेंगे। तो सेमेस्टर कितने हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ पे 6 सेमेस्टर है क्योंकि 3 इयर्स का कोर्स है हमारे यहाँ और हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम चलता है। तो सेमेस्टर में 6 सेमेस्टर होंगे, ठीक है। अब किस सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होंगे हम वो देखेंगे। हम देखते हैं सेमेस्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये सारे सेम आ गए। किस सेम में कितने सब्जेक्ट है, इसमें 4, 5, 4, 5, 5 और 4, फिर 4, इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें 5 है। टोटल 28 सब्जेक्ट है। क्लियर हो गया। अब 28 सब्जेक्ट है तो अब इसके ऊपर हम जो टॉपर्स की बात करें, हम टॉप कैसे कर, देखो एक दिन में कोई भी काम नहीं होता है, बूंद बूंद से घड़ा भराता है। तो हम लास्ट में जब यूनिवर्सिटी में खड़े होंगे टॉपर्स के लिए, डिग्री लेने के लिए, और हम कहेंगे कि आई एम टॉपर, तो वहाँ पर जाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी। हर सेमिस्टर के हर पेपर का एक एक क्वेश्चन कीमती है, एक एक हमें नंबर कलेक्ट करना है। तो बूंद बूंद से खड़ा करने वाली चीज़ है। तो कैसे होगी मैं बताता हूँ। बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं, कितने मार्क्स आते हैं, मैं सब बता दूंगा। आपका यहाँ पे पेपर होगा 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा और आपको हर सेमेस्टर में 48% लाना तो ज़रूरी है, मतलब 50 से 2% कम है। अगर व्यक्ति 48% नहीं लाता तो हो जाएगा फेल। समझ में आ रहा। एटीकेटी भी आती है, अगर इधर 36 नहीं ला पाते तो 48, मतलब अगर मानो 100 नंबर का पेपर है या आप मानो कि 4 है तो ये 400 नंबर का हुआ। जिस सेमेस्टर में 400 वहाँ 240 नंबर लाना जरूरी है।
और जहाँ पर आपके 500 का हुआ और जब 400 सब्जेक्ट का हुआ 4 का हुआ वहाँ पे 192 नंबर लाना तो ज़रूरी है। अगर 190 191 लेके आते हो 191 और इधर 36 में कहीं काम लाते हो तो आप फेल हो जाओगे। अगर इधर 192 लेके आ गए और उधर आप लेके आ गए हैं 36 हर विषय में तो आप पास हैं। अगर इधर या इधर में से कहीं एक नंबर कम हुआ क्या आप हो जाएंगे फेल। ठीक है, ये एटीकेटी का पूरा नियम है, इसको अच्छे से आप समझना है ना। आप क्या करते हो, अरे फेल हो गए, 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। हम उस गली में जाने की बात ही नहीं कर रहे जहाँ पे 1-2 नंबर के लिए हमें मगजमारी करना पड़े। हम तो चाहते हैं हम थ्रू आउट टॉपर कैसे बने। तो टॉपर के लिए क्या है वो रास्ता मैं बताता हूँ कि आपको अगर जहाँ पर 4 पेपर है, समझिए एक पेपर है, तो एक पेपर के अंदर आपको कितना रहेगा, मानिए एक पेपर में आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, तो 5 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के रहते हैं। तो बच्चे को कितने नंबर देने पता है आपको, आप 20 में से मुश्किल से 6 नंबर 7 नंबर ऐसे लेके आते हैं। और अगर ज़्यादा भी लिया है, चलो आप मानो 10 नंबर की भी मेहनत करी तो ये तो 48% ही निकल रहा है। अगर 5 क्वेश्चन भी करे तो 50 नंबर ही ला रहे हो, और इससे ज़्यादा तो किसी का ही नहीं रहे। 60% उसके अबव कैसे आएंगे कि आपने अगर यहाँ पे 12 नंबर लाए, अगर हर पेपर में 12 नंबर ला रहे हैं तो आप जा रहे हैं 60 पे। आपका फर्स्ट डिवीजन जब बनेगा जब 12 नंबर ला रहे हैं। बट हम बात कर रहे हैं कि +3 मतलब 15 नंबर हम कैसे लेके आए, तो हम जो है 75% पे जाएंगे। तो ये 3 नंबर लाने में बहुत जुगत लगेगी। अब 3 नंबर के लिए हम क्या जुगाड़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। और 3 नंबर अगर आप एक्स्ट्रा लाते हैं एक क्वेश्चन में तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी देख लीजिए आप। अगर आप 3 नंबर एक क्वेश्चन में लेके आते हैं तो आपको एक पेपर में 5 क्वेश्चन करने के लिए आते हैं, तो आप एक पेपर में 15 नंबर एक्स्ट्रा ला रहे हैं। ठीक है, अब जहाँ पे 4 सेमिस्टर है तो वहाँ पर 15 नंबर अगर 4 में करेंगे तो कितने आएंगे, 60 नंबर। मतलब आप पूरा एक सेमिस्टर में दूसरों से 60 नंबर ज़्यादा ला रहे हैं। तो किसी में 5 है तो आप 75, 60, 75, 75 और 75 नंबर लेके आ रहे हैं। अगर आप इसका आंकड़ा देखेंगे एक छोटा सा रफली, तो आपके कितने सबसे 6 सेमिस्टर हो गए, 2 में 4 रहते हैं, बाकी में 5-5 आते हैं, तो कितने हो गए 3, 4 और 20, 420 नंबर। आप 420 या 430 या 450 नंबर एक्स्ट्रा ला रहे हैं। वही टॉपर वाली बात कि 3 नंबर हम कहाँ से लाएंगे पर क्वेश्चन में, जब जाके हम 420 का पूरा ग्राफ लाएंगे। कब, जब आपका 2800 नंबर का एग्रीगेट रहेगा और 28 नंबर का 1% हो जाएगा। तो 1% लाना 28 नंबर अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। तो हम ये मार्क्स कैसे लाएंगे उसकी एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ मैं। बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली बात आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए, आप 1 नंबर लेके आएंगे राइटिंग से, 1 नंबर केस से, 1 नंबर सेक्शन से, 1 नंबर आप आर्टिकल्स वगैरह लिखेंगे, 1 आप करंट का नॉलेज भी तो रखेंगे। अभी जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा हो या किसान आंदोलन हो रहा हो या जो है आप देखेंगे कि हिंसा हो रही है, या कहीं पर आप देखेंगे कि कोई रोज़ नया साइबर क्राइम हो रहा है, IT एक्ट हो रहा है, कहीं पे जो है मॉब लीचिंग हो रही है, भीड़ मार रहे हैं, कहीं पे ऑनर किलिंग हो रही, घर वाले किसी को जो है मार रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज में आएगी। ये आपका जो है माइंड का एक क्षेत्राधिकार बढ़ा देगी, सोचने का एक तरीका बता देगी, बढ़ाएगी। तो ये जो 5 नंबर आप एक्स्ट्रा ला सकते हो, मगर मैं 3 नंबर की बात करूंगा, मैं 75% की गारंटी ले रहा हूँ कि आपको आएंगे, क्योंकि मैं खुद टॉपर रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हमेशा टॉपर रहे हैं, तो वो इसी विधा से आगे जाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको LLB से सिविल जज के मेंस तक काम में आएगी। आप जब सिविल जज का मेंस देंगे ना तो वहाँ पर भी यही सारी चीज़ें काम में आएंगी। तो हमें क्या करना 3 नंबर के लिए, आप देखिए सबसे पहले मैंने बताया था राइटिंग, है ना। तो राइटिंग आप सबसे पहले देखेंगे कि 26 अल्फ़ाबेट तो होते हैं आपके इंग्लिश में और 57 आपके होते हैं हिंदी में। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 7 शब्दों पे जोर देना है। 7 शब्द कैसे बताऊंगा, मगर इससे पहले ये क्यों ज़रूरी है। लोग क्या करते, एक पेन लिया, कॉपी के अंदर यहाँ से लेके वहाँ तक लिख दिया। भैया इसमें हेडिंग कहाँ है, केस कहाँ लिखा हुआ है। राइटिंग तो वो होती है आप लिखे खुदा बाचे, समझ में नहीं आ रहा किसने क्या लिखा था। तो कोई चिड़ा हुआ व्यक्ति वो ऐसे यूँ टिक कर देगा कॉपी, 7 नंबर 8 नंबर
बस इतने देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पा रहा, आपने लिखा ही ऐसा है। तो व्यवस्थित लिखे। देखो आप देखिए, आप जेंट्स हैं या आप मेल हैं, आप जैसे किसी शर्ट को पसंद करें किसी शॉप पे, तो आपने देखा होगा कि आप उसकी दुकान क्या रुक जाते हैं, गाड़ी से देखते हैं जिसने डेमो में कौन सी नए फैशन का शर्ट लगाया है, कौन सा नया मॉडल है। आप अगर देखते हैं महिलाएं हैं तो साड़ी देखने के लिए दुकान पे रुक जाती डमी पे कि कौन सा फैशन चल रहा है, क्या चल रहा है, तो आप रुकते हैं ना। तो हमने इतनी मेहनत करी है तो हम भी उससे कहे कि भैया रुको, मैं कई पार्टियों में नहीं गया हूँ, मैंने इतने घंटे मेहनत करी और 2-2 3-3 मिनट में कॉपियाँ चेक कर रहे हो, तो मेरा भविष्य किसके हाथों में है। तो उस टीचर को चिढ़ाना नहीं है जो कॉपी चेक करो, उसको सब चीज़ व्यवस्थित डायग्राम से मिलनी चाहिए, केसेस मिलने चाहिए, सारी चीज़ें उसको व्यवस्थित ही मिलनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे डायग्राम जैसे हम बना रहे हैं और ये जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको राइटिंग अच्छी देंगे। पेन होन का यूज़ करेंगे, ब्लैक पेन, ब्लू पेन। तो ब्लैक और ब्लू पेन कैसे यूज़ करेंगे, मैं मेंस की कॉपी जो भी इसके बाद आपको बताऊंगा कि मेंस कैसे लिखते हो। मेंस आप LLB में भी लिख सकते हैं और वो मेंस आके आप चल के सिविल जज में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया मेंस, एक ही बार पढ़ाई करें, सब्जेक्ट कोई चेंज नहीं होते, लॉ को इतना चेंज नहीं होता, अमेंडमेंट आते हैं 1-2 सेक्शन में। बाकी अगर आपने पैटर्न सीख ले तो आपको आगे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो हमको क्या करना है, राइटिंग पे जोर देना है, ठीक है। तो हम जैसे कि लिखते हैं हमने इतनी तरीके से देखा कि हम किस पैटर्न से कैसे लिख सकते हैं। तो उसको क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, बना सकते हैं, ओ बना सकते हैं, औ बना सकते हैं। आप देख रहे हैं हम कितनी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप कितनी तरीके से भी लिख सकते हो, बहुत बहुत सारे चेंज है। आप अगर ई बनाना सीख गए तो ई से आप क्या बन जा सकते हो, ज्ञ बना सकते हो। ये घुमा के लिख दोगे तो आपका श बन जाएगा। आपने अगर प ढंग से बनाना सीख गया तो उसका फ बन जाएगा। अगर आपने य अच्छे से बनाना सीख लिया तो उसका थ बन जाएगा। अगर आपने न बनाना सीख लिया तो उसके आगे यही चीज़ आगे घूम के बनेगी तो ये ल हो जाएगी। और यही चीज़ अगर आप थोड़ा सा घुमा के लिख देंगे तो क हो जाएगी। मतलब आप देख रहे हैं एक शब्द के कितने शब्द बन सकते हैं। और आप देख लीजिए आगे, और बताता हूँ मैं आपको। ये वाली ट्रिक आपके बहुत काम में आने वाली है। आगे हम देखेंगे, जैसे आपने र लिखा है ना, ये र, तो इस र का आपने क्या करा, र बन गया, ये स बन गया, ये श बन गया। मतलब एक र से आपने कितनी चीज़ें बना ली। अब अगर आप लिखते हैं तो ये देखिए, अमर, नेहा, श्याम, घर पर, है ना। और आप क्या लिख सकते हैं, अमर हो गया। ऐसे और भी कुछ भी बना सकते हैं हम, आम हो गया, है ना। तो अब बहुत सारे, इतने सारे नाम है कि आप सोच भी सकते हैं। हर वर्ड से हम लिखने के लिए कर सकते हैं, लता, है ना। तो आपने देखा कि अगर अक्षर को अगर हम घुमा के थोड़ा सा लिखेंगे तो हमारी राइटिंग भी चेंज होगी और हमें नंबर भी बहुत अच्छे मिलेंगे। हम सामने वालों को चिढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि कॉपी चेक करा, पढ़े तो सही क्या लिखा। और पेन का यूज़ कैसा करना मैं इस पर बताएंगे। आप आखिरी तक अगर वीडियो देखोगे शांति से तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली। देखिए पहले हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, अब हमने ऑनलाइन शुरू कर दिया आपको मार्गदर्शन देना। आप घर बैठे, सर्दी हो, बरसात हो, ठंड हो, कुछ भी हो, आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास और हमारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप आइए। और हमारी जो है ऑनलाइन 1 अकेडमी जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। हमारा नंबर है 9406601443। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो इससे क्या है कि आप अपना मैसेज भी कर सकते हैं। तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से टाइम होगा वैसे वैसे हम आपको जवाब भी देते रहेंगे, है ना। अब हम एक नई चीज़ देखेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि एक डिफरेंट एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा जो हमारे काम में आएगी। हाँ, तो हम जो है सबसे पहले हम एक छोटा सा एक टॉपिक ले लेते हैं। जैसे कि आप लोग के अगर नए स्टूडेंट भी हैं या पढ़े हुए भी हैं तो मैं बताता हूँ कैसे। तो हम छोटी सी चीज लेते हैं जो आम जिंदगी में हम सीरियल्स में देखते हैं या कहीं पर देखते हैं। तो हम देखेंगे, आज हम एक चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है चोरी। थेफ्ट। अब ये जो चोरी और थेफ्ट दे रखा है, हम इसको आज आगे देखेंगे। तो इसका चैप्टर कौन सा होगा, इसका चैप्टर है
चैप्टर 17। चैप्टर 17 क्या कहता है? संपत्ति के विरुद्ध अपराध। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध अपराध। कभी कभी बच्चों से पूछा जाता संपत्ति के विरुद्ध अपराध बताइए, और आप जो है इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। तो संपत्ति के विरुद्ध अपराध क्या होगा, हम इसको देखेंगे। और जब हम इसको देखेंगे तो इसका सेक्शन आएगा 378 to 462। ये पूरा सेक्शन है इसके अंदर। तो चैप्टर 17 से भी आएगा तो हम करेंगे। तो हम इसमें देखेंगे क्या क्या संपत्ति के विरुद्ध अपराध में क्या होता है। तो इसमें चोरी आएगी, इसमें एक्सटॉर्शन आएगा, उद्यापन आएगा, इसमें रॉबरी आएगी, आपकी लूट और डकैती भी आएगी। तो हम इन सब चीजों को इसके अंदर देखेंगे, वे भी 5 मिनट में। तो अब हम इसको आगे शुरू करते हैं। तो ये समझ में है चैप्टर नंबर 17 है, और हम चोरी को समझेंगे और चोरी के साथ इन सब चीजों को एक्सप्लेन भी करेंगे, और इसमें अंतर क्या होता है वो भी समझेंगे। और ये चैप्टर ये है, तो हम इसको आगे देखते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि चोरी कैसे होती है, चोरी के तत्व क्या है। जब अधिकांश मैंने कई लोगों से पूछा, स्टूडेंट से पूछा, कॉलेज में या अदर कहीं पर भी कोचिंग क्लास वगैरह पे अधिकांश बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, तो मैंने पूछा चोरी होती क्या है। बोले कोई किसी का सामान चुरा के ले गया तो चोरी है, कोई किसी का कप चुरा के ले गया तो चोरी, कोई किसी घड़ी चुरा के ले गया तो चोरी है। तो ये चोरी की परिभाषा नहीं है, चोरी के एसेंशियल क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जब भी चोरी होगी इन हाथों से होगी। इन हाथों में कितनी उंगलियां हैं? 5। तो चोरी का पूरा कॉन्सेप्ट 5 पर ही चलता है। चोरी के तत्व होंगे 5, सेक्शन आगे देखेंगे 5, डकैती में देखेंगे तो 5, परिभाषा में भी एसेंशियल देखेंगे तो 5 रहेंगे। तो हम इसको देखेंगे कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं चोरी, थेफ्ट, है ना। हम इसको चोरी को देखेंगे। अब चोरी के 5 तत्व तो सबसे पहले देखना पड़ेगा चोरी स्टार्ट कहां से हो रही है। तो हम यहाँ पर सेक्शंस लिखेंगे एक साथ, 378, 370, 379, 380, 381 एंड 382। ये हो गए 5 सेक्शन हमारे। कंटिन्यू। तो हम ऐसा क्वेश्चंस को अभी लास्ट में, अभी तो हम इसका बेसिक पढ़ रहे हैं। ये हमारा प्री मेंस और क्वेश्चंस जो हम परीक्षा में लिखते हैं मेंस एग्जाम में, तो वहां तक भी जाएगा। तो हम उसको पूरा एक शॉर्टली ट्रिक से समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे तो इसकी आएगी परिभाषा, फिर इसके बाद आएगा इसका दंड, फिर आएगा निवास या गृह स्थान पे चोरी, और यहां पर हम लेंगे तो यहां पर आएगा लिपिक या सेवक द्वारा चोरी, और हम लास्ट में देखेंगे तो तैयारी के साथ। तो सबसे पहले हमने देखा इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, फिर इसका दंड है जिसको हम पनिशमेंट कहते हैं, फिर निवास या गृह स्थान में है, वो हमारे जो है हाउस में चोरी कर रहा है, और लिपिक या सेवक है, लिपिक या सेवक, लिपिक में आपका हो गया क्लर्क या सेवक में आपको सर्वेंट हो गया, और लास्ट में तैयारी के साथ। अब इन 5 के कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, बट चोरी की परिभाषा को हमें वापस से लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहां से कॉन्सेप्ट उठा के लेके आते हैं यहाँ पर कि चोरी की परिभाषा होती क्या है। तो चोरी की परिभाषा हम इसके बाद देखेंगे, क्योंकि अभी हम पूरा ये वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे कि 5 सेक्शंस में हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले देखिए आपने सेक्शन याद करा, तो डेफिनेशन में आपको इसके बाद बताऊंगा। पनिशमेंट है उसका निवास या गृह स्थान में चोरी, या तो आप जहां पर रह रहे हैं वहां पर चोरी हो रही है। लिपिक या सेवक, आपके कर्मचारी 2 प्रकार के होंगे, या तो वो मतलब अकाउंटेंट होगा, या आपका मैनेजर होगा तो वो लिपिक होगा, मतलब क्लर्क होगा। ये सेवक में आपके यहाँ जो कचरे का होममेड जो भी सर्वेंट जो भी काम करते हैं, भले आपके होटल में काम कर रहा हो, आपके घर में काम कर रहा हो, बच्चों को लाने ले जाने काम कर रहा हो, तो 2 क्वालिटी बता रखी है हमारे यहाँ, सर्वेंट और क्लर्क। और लास्ट है प्रिपरेशन के साथ, तैयारी के साथ चोरी।
तो ये सब अलग अलग क्यों बना रखी वो भी बताता हूँ। देखिए इसके साथ हमें परीक्षा में सेक्शंस के साथ हमें हमारे पनिशमेंट भी लिखना आना चाहिए। तो हम पनिशमेंट कैसे याद करें, क्योंकि हर धारा के साथ कुछ ना कुछ पनिशमेंट है। तो हमने देखा जब भी चोरी होती है तो हम क्या करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, है ना। तो हम पुलिस को कौन सा नंबर डायल करके बुलाते हैं, डायल 100, यही दिमाग में आया होगा आपके। बट हम लॉ पढ़ रहे हैं, हम ट्रिक से पढ़ रहे हैं, तो जब भी हमारे यहाँ चोरी होगी तो हम नंबर डायल करेंगे 3, 7, 7 एंड 10, ये नंबर हम डायल करेंगे। अब ये क्या है सर, तो मैं बताता हूं। यहाँ पर है 3, ये ऊपर तो डेफिनेशन होगी, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये हम अलग लिखेंगे। और ये ऐसा कैसा यहाँ लिख देंगे 7, 7 एंड 10। ये आपने देखा यहाँ पर हमने सामने 3, 7, 7, 10 लिख दिया, क्योंकि हमने गिनती हमें आती है। तो 3, 78, 79, 80, 81 एंड 82। और यहाँ पर डेफिनेशन है तो हम सजाए 3, 7, 7 कैसे लिखेंगे, 3, 7, 7, 10 ऐसा लिख दिया। तो सर ये अलग अलग पनिशमेंट क्यों है, देखिए आप इसका भी मैं मतलब हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट होता है, बिना कॉन्सेप्ट के तो आईपीसी लाड मेघालय ने लिखी नहीं होगी, है ना। तो जो 3 साल की सजा है वो सिंपल चोरी की है, यहाँ पर एकदम सिंपल सी किसी ने चोरी करी है तो होगा। अब चोरी होती क्या, हम डेफिनेशन में इसके बाद समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा फिर कॉन्सेप्ट आपका गड़बड़ा जाएगा। और फिर 7 और 7 ही 2 क्यों दे रखी, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो वर्कर है, जो घर में काम करने वाला है, हमारा विश्वास पात्र है, नौकर है, जो हमारे बच्चे को ले जाता है, जो हमारा खाना बनाता है, जो हमारे लिए काम करता है, वो कितना विश्वास पात्र होगा, जिसे हमने घर में ऑफिस में आने की दी। देखो मेरे साथ कोई अगर कुछ कर देता है, या कोई आम व्यक्ति भी अगर को सड़क पे कर देगा, गाड़ी को टक्कर मार देगा, तो मैं इतना वो नहीं करूं। मगर मेरा अपना कोई परिचित, मेरा रिश्तेदार या दोस्त मेरे साथ जब कुछ ऐसी घटना करता तो हमारा दिल दुखता है, क्योंकि यार वो तो बेगाने थे यार, तुम तो अपने हो, और तुम अपना हो के ऐसा कर रहे हो, तो मतलब कितनी गलत बात है। तो ये विश्वास पात्र थे, इन्होंने चोरी करी तो इनको ज्यादा सजा मिलेगी, इसके मुताबिक 7 साल। अब बात कर रहे हैं 10 साल, तो 10 साल तैयारी के साथ है, प्रिपरेशन के, कि वाह भाई तुम तो मकान तोड़ने के ग्रिल लिया है, सांप जाग जाएंगे तो क्लोरोफॉर्म लिया है, चाकू भी लेके आए, अगर कोई ने आवाज उठाई तो उसको हम चाकू भी मार देंगे, उसकी हत्या भी कर देंगे। ऐसी तैयारी के साथ आए हो और आप पकड़ा गए हो। अगर मर जाता तो वो तो मर्डर में चल जाता है ना, मगर अभी वो मरा नहीं, आप सिर्फ तैयारी के साथ आए थे, पकड़ा गए हो, तो आपको 10 साल की सजा यहाँ पर मिलेगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 3, 7, 7, 10, 3 साल सिंपल चोरी के, 7। और देखो सेक्शन याद करना, देखो 378, देखो इजी गोइंग याद हो गया। 378 में हमने डेफिनेशन पढ़ी, 379 उसके नीचे वाली है, उसमें हमने पनिशमेंट पढ़ा। उसके नीचे क्या था, निवास या गृह। 381, 382 का एक के लिए आया था, जल्दी बताइए। 382 आया है हमारा तैयारी के साथ, और 381 में हमने लिपि का सेवक देख ही लिया था। तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ये 5 धाराएं हैं, और 5 धाराओं के सामने हमने ये पनिशमेंट लिखे हैं। तो ये पनिशमेंट ही हमें जो है आगे काम में आएंगे। और हम डेफिनेशन जब एग्जाम में लिखेंगे तो हम डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, और ऑब्जेक्टिव टिक में भी कोई सा भी सेक्शन पढ़ के पूछ सकते हैं कि बताइए आप कितने साल की सजा है, इसमें कितने साल की सजा है, तो हम ऑब्जेक्टिव टिक में भी लिख सकते हैं कि 381 में ये सेक्शन दे रखा है, तो इसके ऊपर कम से कम 250 क्वेश्चन बन सकते हैं इतने से के ऊपर। मैं भी बताऊंगा, अपन 10 स्टेट के अभी क्वेश्चंस भी हल करके देखेंगे। तो ये सारी चीजें मैं भी आपको बताऊंगा। एक छोटी सी ट्रिक साहब ये है कि कितने साल की सजा है, क्योंकि परीक्षा में जब आप लिखेंगे तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसमें कितने साल की सजा है, तो 3 साल का कारावास, जुर्माना या दोनों से सजा होगी, है ना। तो फाइन एंड पनिशमेंट और बोथ, हम दोनों चीज इसके अंदर लिखेंगे। तो हमें इसको अच्छे से तैयार करना है। अब हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या थी। चूंकि हमने ये वाला पार्ट देख लिया है और हम इसकी डेफिनेशन से इसको और क्लियर करेंगे, तो ये क्वेश्चन कैसे पढ़ा होगा मैं लास्ट में एक कॉपी भी आपको इसमें पीडीएफ के माध्यम से बताऊंगा, जिसमें इसकी कॉपी में हम कम से कम जो एग्जाम में 5 से 6 पेज भरना है वो हम कैसे भरेंगे, तो उसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, ये हम सब देखेंगे। तो अब हम इसको आगे वाले चैप्टर पर चलते हैं, डेफिनेशन वाले, जिसमें आएगी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है, क्योंकि चोरी को जब तक नहीं समझेंगे हम आगे का कुछ समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं डेफिनेशन, कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। हाँ, तो अब हम देखेंगे परिभाषा, क्योंकि इसका मेन कॉन्सेप्ट तो किसी भी चीज की डेफिनेशन होती, परिभाषा के बिना हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। और सबसे पहला सेक्शन हमने इसमें क्या देखा था, परिभाषा का 378, जिसके अंदर हमें मिलेगी इसकी डेफिनेशन। इसकी परिभाषा के अंदर वही 5 तत्व होंगे जो मेन है। हम अगर उसके कॉन्सेप्ट और
आपसे मैंने पूछा तो चोरी क्या होती है, तो आपके दिमाग में आया तो किसी ने किसी का सामान चोरी कर लिया, किसी ने किसी की घड़ी ले ली, तो क्या यही चोरी है? मतलब चोरी के कॉन्सेप्ट, उसके एसेंशियल जब तक क्लियर नहीं होंगे, जब तक हम बता नहीं पाएंगे कि चोरी आखिर है क्या। यहां से वहां उठाना चोरी नहीं है, वो तो चोरी हो गई है, मगर उसमें तत्व क्या शामिल थे, उसमें क्या क्रियाएं हुई है, तो हमें सब देखना पड़ेगा। तो बहुत सीधी सी चीज है, इसमें कोई 5 वाला चलेगा तो 5 तत्व आएंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले जो तत्व होता है वो आता है किसी का कब्जा, पोजीशन। पोजीशन है ना, किसी का कब्जा। अब हम आगे देखेंगे तो इसके अंदर आएगी सहमति या सहमति, कंसेंट। कंसेंट। अब हमारा थर्ड शुरू होगा, जंगम संपत्ति, जिसे हम चल संपत्ति भी बोलते हैं। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम चल संपत्ति भी कहेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी के बाद आएगा बेईमानी, डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी है ना, बेईमानी पूर्ण। और लास्ट इसका है कब्जा हो गया, सम्मति हो गई, जंगम संपत्ति की बेईमानी और हटाना। मूव। क्लियर? अब हम आगे चलें। ये 5 तत्व होना बहुत जरूरी, इसके जब आता है एसेंशियल क्या होगा, तो ये 5 तत्व होना अति आवश्यक है जब जाके चोरी होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, अब हम इसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे। डेफिनेशन में कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी के कब्जे में से, जो उसका मालिक होगा या जिसके पास पोजीशन में होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि उसका मालिक ही हो, उसका हक होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए वहां पर, है ना। कब्जे, अब मैंने किसी की गाड़ी ली है, मैं बैली हूं, बैलमेंट के थ्रू मैंने किसको लिया है, और मेरे मुझसे भी कोई चीज अगर कोई लेके जा रहा है चोरी वोरी, तो मैं रिपोर्ट डालने का तो अधिकृत उस संपत्ति के लिए हूं, क्योंकि मेरे कब्जे में। मालिक जब आएगा वो बात की बात है। अभी तो मेरे कब्जे में से कोई चीज लेके गए, गाड़ी कहीं से लेके गए, मैं यहाँ से इंदौर ले गया, वहां से कोई गाड़ी लेके चले गया, तो सीधी सी बात है, तो कब्जा होना जरूरी है। तो कोई किसी के कब्जे से उसकी कंसेंट, सम्मति के बिना, उसकी सहमति के बिना जंगम संपत्ति को लेके जाता है। जंगम संपत्ति का कॉन्सेप्ट इसके बाद हम क्लियर कराएंगे कि यहाँ पे चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी क्यों आएगी, इनमूवेबल क्यों नहीं आती है, वो भी मैं बताऊंगा। और बेईमानी पूर्ण आशय रखते हुए हटाता है, उसका इंटेंशन ही गलत है शुरू से। अगर इंटेंशन सही होता तो वो चोरी नहीं होती, और वहां से चीज हटनी भी चाहिए, है ना। अब हम इसको एक एक करके एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्या है। कब्जा तो मैंने आपको बता दिया। सहमति, अगर मैं आपकी गाड़ी आपसे पूछ के ले जाता हूं कि भाई साहब आपकी गाड़ी दीजिए, मैं थोड़ी सी देर में आया, आपने सहमति दी थी, चोरी नहीं है। मगर आपकी सहमति के बिना मैंने कोई चीज उठा के कहीं पर ले गया तो वह चोरी की श्रेणी में जाएगी। भले मैंने आपका मोबाइल आपके घर में छुपा दे, इस आशय से वहां से हटा दिया है कि बाद में मैं इसको चोरी करके बेच दूंगा, तो ये चोरी ही मानी जाएगी। जंगम संपत्ति क्यों? अच्छा बताइए, चल संपत्ति क्या क्या होती है? मकान हो सकता है, दुकान हो सकती नहीं, ये अचल संपत्ति है, इनमूवेबल है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी चल संपत्ति ही होगी। कभी कभी क्वेश्चन में आता है चल या अचल या दोनों या कोई संपत्ति, जब तक क्लियर नहीं हो चल संपत्ति नहीं है, कंफ्यूजन भरा हो तो चोरी नहीं होगा। हो सकता है जैसे एक पेड़ खड़ा है खेत में, तो पेड़ चोरी हो सकता है क्या? नहीं, मगर पेड़ कट चुका है, लकड़ी या टिम्बर तो हम यूज करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, तो वो चोरी हो सकता है। तो ये आएगा जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति ही क्यों, है ना, ये वाली चीज आएगी। तो मोबाइल हुआ, घड़ी हुई, बुक हुई, अंगूठी हुई, चेन हुई, ये कहीं पर भी हम इधर से उधर ले जा सकते, तो चोरी की श्रेणी में आएगी। तो क्लियर हो गया।
ये जंगम संपत्ति ही क्यों होगी? हाँ, अगर मकान या दुकान पे मेरी नीयत बिगड़ी तो मैं को उड़ा के तो ले नहीं जाऊंगा उसको, है ना। हनुमान जी जैसे संजीवनी पर्वत लेके गए थे, है ना, तो वैसे उड़ा के नहीं ले जाऊंगा। अगर मेरी नीयत खराब होगी तो उस व्यक्ति को मैं बाहर करके उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लूंगा, क्योंकि वो अचल संपत्ति है। इसलिए चोरी हमेशा चल संपत्ति की ही होगी। और बेईमानीपूर्ण आशय उसके अंदर बहुत जरूरी है। अगर मैं किसी की गाड़ी इस आशय से हटा रहा हूं कि कोई जुलूस आ रहा है, वो गाड़ी में थोड़ा सा साइड में से बिना कंसेंट के हटा दिया, तो मेरा इंटेंशन सही था। कोई मोबाइल भूल गया है, मैंने मोबाइल उठा कि आशय से का वापिस आएगा तो दे दूंगा, मेरा उस आशय से उसके बैग में से नहीं निकाला कि मैं उसको दूंगा नहीं। तो इंटेंशन भी होना चाहिए बेईमानीपूर्ण। और आखिरी चीज है हटाना। अगर आपकी संपत्ति वहीं पर है, वहां से हटी नहीं है, वहीं की वहीं रखी हुई है, तो ये चोरी की श्रेणी में नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। पजेशन हो गया, कंसेंट हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, डिसऑनेस्टी हो गया, मूव हो गया। मतलब ये पांचों तत्व जो है आपके जब तक होंगे तो ही वो चोरी कहलाएगी। तो डेफिनेशन में ये पांचों तत्व आते हैं। आप ऐसे भी लिख के इनको एग्जाम्पल के साथ भी समझा सकते हैं। जो भी मैं एक कॉपी में जैसे मेंस लिखते हैं, मेंस में कैसे लिखते हैं, उसके माध्यम से मैं पीपीटी के माध्यम से आपको बताऊंगा जब हम इस कॉन्सेप्ट को आगे ले जाएंगे। तो डेफिनेशन हो गई, तो सारी परिभाषाएं हो गई थी, है ना। अब हम आगे इसके अंदर एक नई चीज देखेंगे, है ना। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। अब हम एक फार्मूले के हिसाब से देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉ जो है एक फार्मूले से चलता है, और लॉ को समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स ट्रिक्स से मैंने एक आइडिया बताया था। अभी हमने देखा कि हमने 15 पेजेस के अंदर के सेक्शंस, केसेस, डेफिनेशन, एसेंशियल्स कितने अच्छे से आसानी से याद कर लिए। अब आपको क्वेश्चन आता है चोरी कब लूट है, लूट कब डकैती है, थेफ्ट कब रॉबरी हो जाती है, रॉबरी कब एक्सटॉर्शन, और एक्सटॉर्शन कब डकैती के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ माइनर सा छोटा सा डिफरेंस है, वो देखते हैं। ये एक फार्मूला है, आप इसको ध्यान रखेंगे। T + E + R + 5% = D। ये एक फार्मूला है लॉ का, जो आपको पूरा चोरी, लूट, डकैती तक आपको ले जाएगा। इसको हम देख लेते हैं। चोरी, उसके बाद इससे बड़ा आता है उद्यापन, इससे बड़ा आता है लूट, और उससे बड़ी चीज हो जाती है डकैती। इसको हम और देखेंगे। एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती। ठीक है, फार्मूला दिख रहा है आपको पूरा एक्सटॉर्शन का। ये पूरा थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती आएगी। और देखो हमने सेक्शन जैसे याद करा था, ये 378 में आ गया, ये 383 में आता है, ये 390 में आएगा, और 391 में आएगा। ये सेक्शन भी आप अभी याद कर लीजिए, क्योंकि अभी हम देखेंगे आगे ऑब्जेक्टिव ट्रिक वगैरह में भी आपने देखा होगा कि चोरी की डेफिनेशन 378 में है, एक्सटॉर्शन 383 में आएगा, 390 में है रॉबरी, और डकैती है 391 में। ये सेक्शन भी आप हाथों हाथ कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, चोरी तो आपने करते हुए देखा नहीं था, चोरी कौन करी। अगर चोरी करते हुए अगर आप देखते हो और किसी को आप कुछ नहीं बोल रहे हैं तो वो एक्सटॉर्शन में आ जाएगा, क्योंकि एक्सटॉर्शन की आप डेफिनेशन में देखेंगे फियर शब्द को यूज करा है, भय। आप डर के मारे नहीं करते, कोई कहते हैं ना ये बच्चा है, पैसे दे दो नहीं तो मैं इसको फेंक दूंगा, या मैं आपके खिलाफ जो है खबर छाप दूंगा कल के अखबारों में, आप सुबह देखेंगे, वो आपको डरा रहा है। आपने कई पिक्चरों में देखा था हफ्ता वसूली करना है तो एक्सटॉर्शन मनी, अगर जीने का कर्ज है तो भाई लोग मांगते हैं ना एक्सटॉर्शन मनी दीजिए, आप जो है उनको जो है क्या बोलते हैं हफ्ता वसूली, तो वो एक्सटॉर्शन मनी कि इतना खोखा पहुंचा दो, इतना पैसा पहुंचा दो, ये वाली आप कई मूवीज़ में भी देख चुके हैं। अगर कोई आपके वहाँ आ रहा है, बर्नी खोल रहा, सामान लेके खा रहा और आप उससे पैसे नहीं मांग रहे हैं, या आपके यहाँ से कोई चीज़ लेके जरा उससे कुछ बोल नहीं रहे, मतलब वो एक्सटॉर्शन है, आप भय के कारण नहीं कर रहे। और अगर आप नहीं देख रहे हैं और आपकी चीज़ अगर चल संपत्ति जा रही है, मतलब वो चोरी थी। तो चोरी और एक्सटॉर्शन में सिर्फ भय का ही अंतर है। अब आती है बात लूट और डकैती में क्या अंतर है। तो लूट और डकैती सेम है, सिर्फ इसके अंदर पर्सन का अंतर है। अगर एक व्यक्ति से
4 व्यक्ति तक, एक भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, और 4 व्यक्ति है, कोई चीज छीन रहे हैं, किसी के हाथ से लूट रहे हैं, तत्काल मारने का भय दे रहे हैं, कोई एक व्यक्ति किसी की हत्या भी कर रहा है, कोई चीज छीन रहा है, उससे पैसे लूट रहा है, मारा पीटी कर रहा है, तो भी वो लूट है। बट जैसे ही 4 से ज्यादा 5 या 5 से अधिक लोग हो गए तो वो हो जाएगी डकैती। समझे? 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हो आएंगे तो हो जाएगी डकैती। ठीक है, तो आपने देखा ये 5% की बात आ रही है। जैसे ही 1 से 4 हो गए और वहां पर 5% या 5 से अधिक जितने भी हो गए वो हो जाएगी डकैती। बाकी सारे तत्व एक जैसे हैं। अगर 1 से 4 व्यक्ति कहीं पे किसी को मारते हैं, पीटते हैं, छीना छपटी करते हैं, रास्ते में रोकते हैं, पैसा लूटते हैं, किसी की तत्काल हत्या भी कर देते हैं, हत्या का भय करते हैं, तो वो सब लूट में आएगा। बट जैसे ही 5% आ गए वो चीज डकैती में चेंज हो गई। तो कितना आसान है क्वेश्चन। चोरी कब एक्सटॉर्शन होता है, एक्सटॉर्शन कब रॉबरी होगी, रॉबरी कब डकैती होगी। बहुत ईजी गोइंग। अगर आप इस चीज को ध्यान रखेंगे सेक्शन के साथ तो आपके ऑब्जेक्टिव टेक और मेंस बहुत बढ़िया जाएगा। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि क्या कोई व्यक्ति स्वयं के संपत्ति की चोरी करता है, कर सकता है, या कभी आता है आपको क्वेश्चन कि आपने देखा होगा कि कोई किसी की जेब में हाथ डालने का प्रयास कर रहा है और उसकी जेब में से कोई चीज़ नहीं निकली। आप समझ रहे हैं? तो ये माना जाएगा कि उसने जो चोरी का प्रयास करा तो 511 आ जाएगा। तो हमको सारी चीज़, चोरी की संपत्ति खरीदना, बेचना, व्ययन करना, ये सब का एक कॉम्बो पैक आपको तैयार करना है, जिसमें आप परीक्षा में मैथ्स में लिख सकते हैं। अगर मानो सिविल जज मैथ्स में 20 शब्दों में लिखो, 40 शब्दों में लिखो, 200 शब्दों में लिखो, तो क्वेश्चन उस हिसाब से हम तैयार करेंगे। और जैसे कि आप LLB पढ़ रहे हैं तो आपको परीक्षा में 4 या 5 पेज आगे पीछे के भरना, मतलब 8 से 10 पेज का मटेरियल चाहिए। तो वो आपको जो है यही लेके जाएगा, एक एक सेक्शन, एक एक एसेंशियल्स अगर आप डालते चलेंगे, एग्जाम्पल डालते चलेंगे, तो आपकी कॉपी भी अच्छे से भराएगी। ये अभी हम देखेंगे IPC का बायर एक्ट। चूँकि जो हमने जो भी पढ़ा था वो सब इस बायर एक्ट के अंतर्गत आता है। आप चूँकि YouTube के माध्यम से अगर ये देख रहे होंगे तो ये स्क्रीन का जो है ऑप्शन ऐसे ही था, तो काफ़ी छोटे अक्षरों में दिख रहा होगा, तो ध्यानपूर्वक देखें। और अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप जो है वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, गूगल पे जा सकते हैं और IPC का बायर एक्ट भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 17। तो आपको सारी चीज़ें यही दिखेगी। मैं थोड़ा सा लार्ज करके दिखा देता हूँ कि हमने जो बायर एक्ट में परिभाषा पढ़ी थी, चोरी की डेफिनेशन, ये देखिए 378 में, और उसके जो 5 तत्व बताए थे वो भी यही है। देखिए, कब्जे से, बेईमानी से, जंगम संपत्ति के लिए हटाता है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो देखा डिसऑनेस्टली दे रखा, मूवेबल प्रॉपर्टी दे रखा है, कंसेंट दे रखा है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी, है ना। हम आगे देखेंगे, ये सारे एग्जाम्पल है। कोई पेड़ चोरी करके ले जा रहा है, कोई क्या कर रहा है ना, कोई किसी के जानवर को जो है इशारा करके उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है उसको बेईमानी पूर्वक ले जाने के लिए, है ना। ये एग्जाम्पल सारे आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए हमने जो पढ़ा था 379 चोरी के लिए दंड, ये देखिए 3 वर्ष। ये निवासी अग्रस्थान में चोरी है, ये 7 वर्ष। ये लिपिक और सेवक 381, ये 7 वर्ष। और हमने लास्ट पढ़ा था अगर कोई तैयारी के साथ आता है तो 382। हमने देखा था एक एग्जाम्पल कि वो तैयारी के साथ रिवॉल्वर लेके आता है। एक्सटॉर्शन देखिए आप, 383 पे एक्सटॉर्शन दे रखा है। इसमें देखिए भय शब्द दे रखा है, आपको दिख रहा है भय। ये देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए फियर शब्द दे रखा है, ठीक है। आप इसको वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। 390 में लूट थी, ये डकैती आ गई रॉबरी के बाद। 391 देखिए, जबकि 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं तो वो डकैती कहलाती है, ठीक है। ये राजमार्ग का ऊपर आपने लूट का देखा होगा, मिलता है, पिस्तौल दिखाता है। ये भी हम सारे ऑब्जेक्टिव टिक लगा के आए हैं, है ना। ये लूट के लिए दंड देखिए आप, डकैती के लिए दंड देखिए, संपत्ति के लिए देखिए। और ये देखिए यहाँ पर वो सारे के सारे इतने पेजेस हमने कितनी जल्दी याद कर लिए क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं। ये देखिए 410 में चुराई हुई संपत्ति दे रखी है। ये देखिए चुराई हुई संपत्ति को रखना, करना, खरीदना, बेचना। तो ये सारी चीज़ें हमने कितने पेजेस करे हैं आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, लगभग 16 पेज से 17 पेज हमने इसके पढ़े। और ये हमें अब इसलिए इजी लग रहा है क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं।
और ये जो है हमने बुक में भी देखा, बिल्कुल वही का वही है। तो हमने इसको पढ़ने के बाद प्री भी लगाया ऑब्जेक्टिव टिक, या भी हम लगाएंगे इसके बाद। या तो अगर आपने वीडियो अगर देख रहे होंगे तो आज अभी हमने जो पढ़ा वो हमने ये देखा, अब इसके ऑब्जेक्टिव टिक भी लगा के देख लेते हैं कि कैसे होंगे और आपको समझ में आएगा। इसी पे मेंस लिखाता है, तो एक ही बार हमको एक बार चीज़ें पढ़ना है, बार बार नहीं। अब ये जो बैर एक्ट होता क्या है, ये बैर एक्ट जो है ये जब हमारे यहाँ पर जो शक्ति दे रखी कानून बनाने की, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ से राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति इस पे जब हस्ताक्षर कर देते हैं तो कानून का रूप ले लेता है। और ये बैर एक्ट जो है ये किताब के रूप में आप लोगों को मिल जाता है, जैसे पूजा ला हाउस का है, या क्षेत्रपाल पब्लिकेशन है, या यूनिवर्सल है, कानून प्रकाशन है, कई पब्लिकेशन बैर एक्ट निकालते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है, इसलिए आपको हाथों हाथ आमने सामने दोनों तरह की इंग्लिश में भी वर्डिंग भी पता चल जाती है। और अगर आपको कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आता तो हिंदी का इंग्लिश और इंग्लिश का हम हिंदी में भी समझ सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टिक लगाने अभी हमने जो समझा उसके पहले हमने फिर बैर एक्ट को पढ़ा। आप फिर से मैं कह रहा हूँ, गूगल पे जाकर आप जो है आईपीसी का चैप्टर नंबर 70 हिंदी इंग्लिश पीडीएफ भी डालेंगे तो पूरा ऐसा कैसा आपको चैप्टर मिल जाएगा। चूँकि हमने जो ये वीडियो बनाया है इसके अंदर स्क्रीन छोटी दिख रही होगी तो आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर नहीं दिख पा रही होगी, तो आप उधर से भी इसको देख सकते हैं। और अभी आप ये सब देखने के बाद ऑब्जेक्टिव टिक लगाएंगे और हम ऑब्जेक्टिव टिक आपके सामने रखेंगे। 10 साल के पेपर है मिले जुले, जिसमें आप देख लेंगे गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी सीजे, एमपी पीएससी, आईएएस में भी इस टॉपिक को कभी नहीं छोड़ा जाता है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इन सभी टॉपिक्स को लेके आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आप ऑब्जेक्टिव टिक लगाएंगे। सिर्फ आप एक रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। जो हमने पहले चोरी के तत्व पढ़े थे, चोरी के अंदर सारी डेफिनेशन देखी थी, उसके प्रकार देखे थे, एसेंशियल देखे थे कि वो चल संपत्ति होगी क्या चल होगी या कोई भी संपत्ति होगी। छोटी छोटी चीज़ें, अगर कोई ज़मीन में गाड़ी है तो कहीं चोरी नहीं होगी, अगर हट गई है तो चोरी होगी, भले पेड़ हो गाड़ रखा है कोई ले जाएगा चोरी हो जाएगी। तो ये वाली सारी चीज़ें उसके पांचों तत्व आएंगे। उसकी सजाएं आपने देख रखी, सेक्शन देख ली, आपने डेफिनेशन देख ली, चोरी, उद्यापन, लूट और डकैती देख ली। तो अब हम आपको ऑब्जेक्टिव टिक बताएंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव टिक कैसे लगते हैं। तो देखिएगा आप ऑब्जेक्टिव टिक और मन से लगाने की कोशिश करिएगा पहले कि आपके कितने सही है। तो मैं बताऊंगा कि प्री की पढ़ाई अभी हमने करी, मतलब हमने क्वेश्चन लिखना सीखा। हम एलएलबी का प्री भी टिक कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टिक आपको सनत में आता है, आईडीपीओ में आता है ऑब्जेक्टिव टिक। ऑप्शनल टिक आपको आएगा सिविल जज में, है ना। तो आप ये देखिए कि ऑब्जेक्टिव टिक हम किस प्रकार से लगा रहे हैं। अभी आपने देखा था बैर एक्ट में कितनी प्रकार के क्वेश्चंस जो है हमने 12 से 15 पेजेस जो है 15 मिनट में एक ट्रिक से पढ़े, जिसमें हमने उनके क्वेश्चंस देखे थे। उसके अंदर में अभी देखेंगे अब उसके ऑब्जेक्टिव टिक कैसे लिखाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टिक करने के लिए आते हैं आपको, चूँकि स्क्रीन पे आपको छोटा दिख रहा होगा मगर आप ध्यान से देखिएगा आपको सारी चीज़ें मिलेगी, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और ये देखिए आप, भारतीय दंड संहिता की धारा 378 उपबंध करती है। तो ऑप्शन है चोरी के लिए, डकैती के लिए, लूट के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय दंड संहिता चोरी के लिए ही करती। 707 का आंसर देखिए अ दिख रहा है आपको। आप देखिए आप सारे क्वेश्चन अब हल कर देंगे सिविल जज की प्री के। अब भी चोरी का विषय क्षेत्र होता है चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी या अचल संपत्ति, या तो दोनों। तो सीधी सी बात है तो सिर्फ चल संपत्ति आती है, क्योंकि नीचे भी दे रखा है कि इनमें से कौन सा चोरी का तथ्य नहीं है। कब्जे से हटाना, कब्जे वाला व्यक्ति, बेईमानी, कोई संपत्ति। तो कोई संपत्ति आपको कंफ्यूज कर रही है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ चल संपत्ति आती है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको घुमा घुमा के पूछते हैं निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का तत्व है, नहीं है। तो आप बताइए इसके अंदर बेईमानी पूर्ण आशय, अचल संपत्ति, कब्जे से हटाना। तो यहाँ पे अचल संपत्ति आएगी, देखिए 710 का 7 वाला, ये देखिए सर। और ये क्वेश्चन कब कब कहाँ पूछे देखिए आप, एमपी सीजे, उत्तराखंड, यूपी एडीपीओ, एमपी पीएससी, उत्तर प्रदेश सिविल जज, छत्तीसगढ़ सिविल जज, एमपी पीएससी, एपीपी, राजस्थान। मतलब ये 8 से 10 स्टेट के आप क्वेश्चन हल कर रहे हैं। आप देखिए अब अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 712 हो गया था, 714 देख लेते हैं। चोरी में अपराधी का होता है कपटपूर्ण आशय, आपराधिक आशय, बेईमानीपूर्ण आशय, इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर जो है आपको खुद को बताना क्या होगा, तो इसके अंदर बेईमानीपूर्ण आशय होना चाहिए उसका, है ना। अब हम आगे चलते हैं, एक एक दो क्वेश्चन छोड़ छोड़ के देखते हैं। आ ने ब के खेत से एक पेड़ काट कर गिरा दिया। तो
तो क्या ये पेड़ की चोरी कर सकता है? हाँ, क्योंकि पेड़ अब कट चुका है, टिम्बर, इसलिए वो अचल संपत्ति हो गया, आराम से होगा, है ना। फिर हम आगे देखते हैं 717, चोरी जंगम संपत्ति के विरुद्ध वह अपराध है जिसमें सहमति धोखे से ली जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं ली जाती, दबाव में ली जाती है। तो यहाँ पर है कि नहीं ली जाती है। चोरी में अगर आपने सम्मति ले ली या सहमति ले ली तो चोरी थोड़ी होगा, है ना। बिना सहमति के होता है। तो आपको क्वेश्चन घुमा घुमा कहेंगे, चोरी के अपराध का आवश्यक तत्व बताइए, आशय, ज्ञान, उद्देश्य और उपयुक्त सभी। तो आप बताइए इसके अंदर क्या होना चाहिए? आशय, ये मेन है इसका। अगर इंटेंशन गलत है सब चीज़ गलत हो जाएगी, है ना। हम आगे और देखते हैं, आपको एक क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हो। चोरी एक अपराध है चल संपत्ति के विरुद्ध, अचल संपत्ति के विरुद्ध, चल अचल दोनों। आपने पढ़ा था मूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ चल संपत्ति होगी। आपके खुद के देखिए, और ये देखिए सब एमपीपी, एमपीएपी सिविल जज, छत्तीसगढ़, राजस्थान एएस, एमपी सिविल जज, आपके सारे क्वेश्चन सिविल जज के हैं। अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आपके सारे क्वेश्चन हल हो रहे होंगे। आप कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो ये नीचे एक देख लेते हैं। एक स्वर्णकार से एक सोने की अंगूठी अपनी पत्नी को दिखाने के लिए ले गया, परंतु वह लौटाने में असफल रहा क्योंकि स्वर्णकार से उसकी ओर से कोई देनदारी बदले में थी। मतलब जो सुनार था उससे उसको पैसा लेना था, तो उसने क्या करा कि पैसे दिए बिना, वो उसको भी चुकाना था, उसने अंगूठी बोले बिना ले ली। तो यहाँ पर स्वयं की संपत्ति की चोरी होगी। आपको एक क्वेश्चन और आएगा कि मैं अपना मोबाइल या घड़ी किसी को ठीक कराने के लिए देता हूँ और वहाँ पर उसको बिना मूल्य चुकाए मैं जो है उसका पैसा दिए बिना और उसकी संपत्ति जो है वो मेरी खुद की संपत्ति में ले जाता हूँ, तो अभी उसका जो है कुछ बाकी है देना, तो स्वयं की संपत्ति की चोरी आएगी। यहाँ पे स्वर्णकार से उसने खरीदी नहीं है, यहाँ पे सोने की अंगूठी स्वर्ण उसकी सोनार की है, मगर उसने उसको जो है पैसे नहीं दिए हैं, इसलिए अभी वो चोरी कहलाएगी। देखिए अब अपन अगला देखते हैं। चोरी के तो आपने इतने सारे देखे, अब हम कुछ आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा एक्सटॉर्शन के देख लेते हैं। ये देखिए एक व्यक्ति, ये देखिए आप, है ना, एक व्यक्ति जो चोरी का अपराध कारित करता है उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अपराध कारित करता तो कितनी सजा होगी, है ना। अपन शायद आगे आ गए हैं, ये रहा, यहाँ पर थे, है ना। हाँ, ये एक व्यक्ति जो चोरी की अपराध कारित करता है उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अंतर्गत कारावास की सजा होगी। तो कितनी होगी? सबसे पहले 3, 7, 7, 10, तो 378 में तो चोरी थी, 379 में 3 साल की सजा, 380 में 7 साल की, 381 में 7 साल की, 10 साल की तैयारी के साथ, तो यहाँ पे आएगा 3 वर्ष। देखिए आंसर क्या आ रहा है इसका आंसर भी यही आएगा, 3 वर्ष ही आएगा। ये देखिए आप नीचे 4 का जो है ये आ रहा 3 वर्ष तक का दिख रहा है आपको, ये 3 वर्ष ही दे रखा है ना। आगे देखते हैं हम, अब हम एक्सटॉर्शन पे चलते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा में उद्यापन दे रखा है, तो इसका आंसर आएगा 383, क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं अभी, है ना। उद्यापन एक अपराध है निम्न में से किसके विषय में नहीं किया जा सकता। तो ये वाले क्वेश्चंस आते हैं कहीं कहीं, तो ये चल अचल दोनों के लिए हो सकता है ना। हम आगे और देखते हैं, हम अब क्वेश्चन पे चलते हैं आगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कम से कम इस पे 500 क्वेश्चन बने होंगे। और देख लीजिए साइड में, आप अभी भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, एमपी, सीजे, आरएसए, आईएएस सारी, मतलब बड़ी जो आप एग्ज़ाम देते यूपीएससी, पीएससी, अधिकांश सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ देखते AZ से कहता तुम्हारा बच्चा गैंग के कब्जे में, यदि तो 50,000 रुपये नहीं देंगे तो उसकी हत्या कर देंगे, कि डरा रहे हैं, भय कारित कर रहे हैं। 383 एक्सटॉर्शन है। हमारे फंडे क्लियर हैं, तो सिविल जज के क्वेश्चन लोग ऑब्जेक्टिव टिक रटते हैं, हमें रटना नहीं है, हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये देखिए, किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति के भय में डाल के बेईमानीपूर्ण अपने आशय से अपनी सम्मति देने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो ये क्या कर रहा है? ये उद्यापन वाला कार्य कर रहा है। देखिए आप 758 का ब वाला, देखो नीचे भी देखो, ये देखिए 758 का ब वाला, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, आप जब आगे की क्लासों में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत इजी गोइंग लगेगी। आप आराम से परिभाषा दे, मतलब परीक्षाएं दे सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं, मैथ्स दे सकते हैं,
है ना। ये सारी चीज़ इसके अंदर दे रखी है। आगे और चले, भारतीय दंड संहिता में लूट को परिभाषित किया है। 390 में लूट है, ये देखिए आप 759 का आप देखेंगे स वाला, तो ये है नीचे 759 का स आ रहा है, 390 दिख रहा है आपको, ये 390 है ना। अब हम और आगे देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। अब यहाँ पे देखो डकैती, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत लूट अपराध करने के लिए अभियुक्त की संख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम। तो लूट एक व्यक्ति भी कर सकता है। देखिए 761 का आखिरी में क्या दे रखा है, ए, और ये 761 का ए, एक होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लूट में कितने लोग होंगे, 4, और अगर 4 से ज़्यादा हो जाएंगे डकैती बन जाएगी, 5 संख्या रहती है। अब इसके अंदर हम और आगे देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। ये देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 6 व्यक्ति डकैती, हाँ डाल सकते, 5 से ऊपर 6 तो डाल सकते, 5 से कम की संख्या नहीं होनी चाहिए, के लिए अभियोजित किया गया डकैती के न्यायालय में से 2 की पहचान संदिग्ध होने कारण छोड़ दिया। अब शेष 4 बचे, तो 4 में डकैती लगेगी नहीं, तो ये लूट के लिए होगा। देखो सवाल आएगा, केवल लूट के लिए दंडित किया जा सकता है क्योंकि उनकी संख्या 5 से कम है, और यही आंसर आएगा। देखिए 766 का अपन देखेंगे तो ये देखिए स आ रहा है, 766 का दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 766 का स, केवल लूट के लिए, क्योंकि संख्या का खेल है पूरा, और वो हो गया है। चलो अब 1-2 डकैती के भी देख लेते फटाफट। अब डकैती देखिए आप कितना इजी लगेगा, यहाँ से शुरू करते हैं। डकैती का अपराध गठित करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, चोरी, उद्यापन, छल या चोरी या उद्यापन। तो सबसे लास्ट वाला है चोरी या उद्यापन, क्योंकि T+E मैंने बताया था, R इसमें दे नहीं रखा, R होता तो और इंक्लूड कर लेते, है ना। देखिए डकैती गठन निम्नलिखित में से नहीं हो सकता, उद्यापन, रिष्टी, चोरी, लूट। तो रिष्टी में नहीं होगा, मिसचीफ आपने भी पढ़ा नहीं है तो हम पढ़ेंगे, बाकी तीनों चीज़ आ गई है ना। अब देखिए ये देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है, MPCJ, RSA, MPPSC, MPPSC, कितनी बार और क्या पूछा है आप देखोगे। डकैती करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, तो आंसर आएगा देखिए इसमें 5। केवल एक व्यक्ति द्वारा लूट की जा सकती है, पर डकैती करने के लिए कम से कम कितने होने चाहिए, तो फिर आएगा 5। लूट डकैती में परिवर्तित हो जाती है जब यह की जाती है 5 व्यक्तियों द्वारा। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत डकैती कम से कम कितने व्यक्तियों की संख्या होगी, तो फिर आया देखो 5 व्यक्ति। लूट डकैती हो जाती है जब संयुक्त रूप से की गई हो 2 व्यक्ति द्वारा, ये देखो ये आएगा स। 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा, देखो सब में स था, नीचे देखो सब में स आंसर आ रहा है, सी वाला। देखिए आप सबके आंसर सी आ रहे हैं। तो ये जो आपने अभी देखा, ये पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टिक बताने के लिए था कि 10 स्टेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अब हमें कैसे ऑब्जेक्टिव टिक के पढ़ाई करना चाहिए। आपने अभी देखा ऑब्जेक्टिव टिक कैसे लगाते हैं, तो आपको कितना इजी लगा। बस थोड़ा सा पढ़ने की देर थी, 15 पेज भी याद हो गए, सारे सेक्शन भी याद हो गए। अब हम देखेंगे मेंस कैसे लिखाता है, क्योंकि हमने पहला पूरा तैयार करा। अब उसको राइटिंग में कैसे लिखना, आपको याद है ना वो 1 नंबर वाली बात, बूंद बूंद से घड़े वाली बात। तो हम उसको अच्छे से देखेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पूरा इस वीडियो को देखा है और आगे भी देख रहे हैं, जिससे आपका प्री मेंस सब अच्छे से क्लियर हो रहा है। आप लौकिक बुक लेके बैठते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि ये कुछ समझ में नहीं, लैंग्वेज यानी कहाँ पर हम कैसे लिखें, कॉपी में कैसे भरें, इसके ऑब्जेक्टिव टिक कैसे बनेंगे। तो एक ही तैयारी में हम सब कैसे कर लें, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। तो अब आप देखिए कि हम मेंस की कॉपी कैसे लिखते हैं, क्योंकि मैं एक LLB में मेंस कैसे लिखते हैं वही आपका सिविल जज में आता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, बस शब्दों का एक अंतर रहता है। सारगर्भित शब्द कम से कम में कैसे लिखें, उसको ज़्यादा डिटेल में कैसे करें, वो चीज़ अभी हम देखेंगे। हाँ, तो अब देखेंगे हम मेंस की बुक है ये एक, मेंस की कई किताबें चलती है, कई प्रकाशक के, कई राइटर की चलती है। और आप अब देखेंगे कि ये प्री के बाद मेंस कैसे लिखाता है। तो हमने जो टॉपिक पढ़ा हम बस उसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए आप, चोरी को परिभाषित करते हुए उसके आवश्यक तत्व बताइए। यही पेपर आपको LLB में पूछा गया था, इसके ऑब्जेक्टिव टिका है। और यही देख ले, सारे चल संपत्ति हो, कब्जे में हो, बेईमानीपूर्ण आशय हो और उसको हटाना हो। तो फर्स्ट चल संपत्ति क्या होगी, फिर इसको इन्होंने डिस्क्राइब करा है, किसी व्यक्ति के कब्जे में होना चाहिए, बेईमानीपूर्ण आशय होना चाहिए। यही अभी हमने सब पढ़ा था, मूवेबल प्रॉपर्टी, कंसेंट, है ना। फिर ये आगे एक्सटॉर्शन क्या है बताइए। ये एक्सटॉर्शन ये सिविल जज मेंस में पूछे गए हैं। अब आप बताइए, हमने अभी सबसे पहले हमने बैरेक देखा,
फिर ऑब्जेक्टिव देखा और अब हम ये देख रहे हैं। तो इसके अंदर आप देख ही लीजिए कि कैसे बिल्कुल अच्छे से आप करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था एक्सटॉर्शन, तो देखो ये भय से शाशय में डालता है, ठीक है। आप और देखेंगे, ये देखिए लूट की परिभाषा, लूट क्या होती है, और लूट के बाद देखिए डकैती भी पूछा गया है सिविल जज मेंस में। तो ये देखो, जबकि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं, जहाँ के व्यक्ति संयुक्त रूप से करते 5 या 5 से अधिक, तो देखिए ये डकैती भी हो गई है ना। तो आपने देखा ये चोरी का आपराधिक दुर्विनियोग, ये सारे मेंस के क्वेश्चन है। मतलब अगर आपने एक बार ढंग से ट्रिक से पढ़ लिया तो उसके बाद आपका प्री और मेंस दोनों अच्छे से क्लियर होगा, और यही एलएलबी की परीक्षा में आप लिखेंगे अभी, और सिविल जज के मेंस में भी यही लिखेंगे। तो बस यही है कि एक बार पढ़ाई करना है ट्रिक से, बार बार पढ़ाई नहीं करना। फ्रेंड्स, आप लोगों ने आज देखा कि चोरी, लूट, डकैती और ऑब्जेक्टिव टिक उसके और उसका मेंस कैसे लिखा गया, ये एक क्वेश्चन था और आपने पूरा उसको अच्छे से देखा। अब आपको अगर आपको ऐसा कहीं पे दिक्कत आ रही हो तो आप वीडियो को जो है आप रोक के और बैरेट से किताबों से सहायता ले सकते हैं, और इस क्वेश्चन के माध्यम से अलग अलग टॉपिक को हम कैसे तैयार करें एक मैथमेटिक्स फंडे के अनुसार। ये जो मैथमेटिक्स फंडा देख रहे हैं आप, इस मैथमेटिक्स फंडे के अनुसार हम कैसे तैयार करेंगे, और छोटे छोटे अगर फंडे देखेंगे तो आपके आईपीसी 1-2 पेज के अंदर आ जाएगी, और पूरे 511 धारा को हम कैसे पिरो लेते हैं एक शॉर्ट ट्रिक से और अच्छे से पढ़ सकते हैं, और पूरा 100 में से 100 मार्क्स आप ला सकते हैं। मैं तो कहता हूँ हम जब 95-96 ला सकते हैं तो आप भी पूरी कोशिश कर सकते हैं। तो क्यों नहीं, मतलब लॉ से डरना नहीं, हमें उसको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट्स में, मतलब इस कमेंट्स बॉक्स में लिखें, या व्हाट्सएप पे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज में अपने कलीग को, अपने दोस्तों को बताएं, जिससे उनका भविष्य जो है कहीं अंधकारमय हो रहा होगा, कहीं लॉ समझ में नहीं आ रहा होगा, फेल हो जाएंगे, एटिकेटी आएगी, तो वे अच्छे से अपना पेपर लिखेंगे, करेंगे। और अगर आपका मुझे सपोर्ट मिलता रहा तो मैं आगे भी आप लोगों को ऐसी वीडियोस आपको पहुंचाता रहूँगा। आने वाली बुक्स में भी आपको जो है QR कोड मिलेंगे, QR कोड से आप डायरेक्ट मेरी वीडियो में आ सकते हैं। और मैंने आपको जैसे व्हाट्सएप नंबर बता ही रखा था, अगर आप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो बिल्कुल आप ऐड हो सकते हैं। थैंक यू।